हम्म। क्या कभी ऐसा हुआ है कि नए साल पर कोई बहुत ही पक्का रेजोल्यूशन लिया हो, मतलब एकदम तय कर लिया कि अब तो रोज जिम जाना है या मीठा बिल्कुल छोड़ देना है, हर संभव सेल्फ हेल्प किताब भी पढ़ ली हो? हाँ, और फिर फरवरी आते आते वही पुरानी आदतें वापस से हावी हो जाती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी ही बायोलॉजी हमारे खिलाफ काम कर रही है। और दशकों तक विज्ञान ने हमें लगभग यही बताया भी था। सही कहा। एक बहुत ही पुरानी धारणा थी कि एक बार इंसान वयस्क हो जाए तो उसके दिमाग की जो वायरिंग है ना वो पूरी तरह से फिक्स हो जाती है। हाँ, मतलब हार्डवेयर सेट हो गया है। ऐसा मान लेना कि हमारे जीन्स ही हमारी किस्मत हैं, एक तरह से हमें अपनी ही आदतों का बंधक बना देता था। ये एक बहुत ही आरामदायक लेकिन काफी सीमित कर देने वाली सोच थी। हमें लगता था कि दिमाग का हार्डवेयर स्थायी है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, द आर्किटेक्चर ऑफ चेंज, अ डेफिनेटिव मैनुअल ऑन रीवायरिंग द ह्यूमन माइंड, इसके नोट्स खंगालने के बाद ये पुरानी धारणा पूरी तरह से टूट जाती है। एग्जैक्टली हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम गहराई से समझें कि मानव मस्तिष्क असल में काम कैसे करता है और अपनी सबसे गहरी, सबसे जिद्दी आदतों को हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं उस एक शब्द से जिसने न्यूरोसाइंस में तहलका मचा दिया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की जीवन भर नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने की क्षमता है। मतलब ये कभी रुकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें दिमाग को किसी कंप्यूटर के फिक्स्ड हार्डवेयर की तरह देखना बंद करना होगा। हमारा दिमाग एक जीवित, लगातार बदलने वाला ऑर्गन है। मतलब हमारे हर विचार और हर एक्शन के साथ ये अपना भौतिक आकार बदलता है। अरे वाह! भौतिक आकार बदलता है। तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? देखिए, हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। जब भी कोई नई चीज सीखी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई नई आदत डालने की कोशिश हो रही है, तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल भेजते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच ना एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है जिसे विज्ञान की भाषा में सिनैप्स कहते हैं। अच्छा, सिनैप्स। हाँ, तो जब सिग्नल इस सिनैप्स को पार करता है तो दोनों न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है। और अगर उसी काम को हम बार-बार करें, जैसे रोज गिटार बजाना या रोज सुबह दौड़ने जाना, तब वो कनेक्शन लगातार मजबूत होता जाता है। इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन या एलटीपी कहते हैं। मतलब हर बार जब वो सिग्नल पास होता है तो न्यूरॉन्स के बीच का रास्ता थोड़ा और चौड़ा और थोड़ा और तेज हो जाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी घने जंगल से पहली बार गुजरना। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब पहली बार में कोई रास्ता नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, झाड़ियां काटनी पड़ती हैं, पैरों में कांटे चुभते हैं। लेकिन अगर उसी रास्ते से 100 बार गुजरा जाए तो वहां एक साफ पगडंडी बन जाती है। एकदम सही। और अगर 1000 बार गुजरा जाए तो वहां एक पक्का हाईवे बन जाता है, जिस पर बिना सोचे समझे गाड़ियां दौड़ सकती हैं। और इसका उल्टा भी सच होगा ना? मतलब अगर उस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर दें तो? बिल्कुल। मजे की बात यह है कि अगर उस हाईवे का इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए तो जंगल उसे वापस निगल लेता है। वहां फिर से झाड़ियां उगाती हैं। इसे लॉन्ग टर्म डिप्रेशन कहते हैं। उपयोग करो या खोदो वाला नियम। हाँ, ये सीधा सा बायोलॉजिकल नियम है। यार, ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। बस नए रास्ते पे चलो और पुराने को छोड़ दो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो असल जिंदगी में किसी पुरानी आदत को छोड़ना इतना दर्दनाक क्यों महसूस होता है? मतलब सुबह जल्दी उठने की कोशिश में शरीर और दिमाग दोनों भयंकर थकावट क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब ना हमारे दिमाग के ऊर्जा खर्च करने के तरीके में छिपा है। 1949 में डोनाल्ड हेब नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बहुत मशहूर नियम दिया था, जो कोशिकाएं एक साथ फायर करती हैं वे एक साथ जुड़ जाती हैं, जिसे हेब का नियम कहते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि किसी ने 20 सालों तक हर तनावपूर्ण स्थिति में सिगरेट पी है या हर छोटी बात पर गुस्से से रिएक्ट किया है, तो तनाव और सिगरेट के बीच का जो न्यूरल हाईवे है वो बहुत ही चौड़ा और सुपर फास्ट हो चुका है। तो दिमाग के लिए उस पुराने और चौड़े रास्ते पर गाड़ी दौड़ाना सबसे आसान काम है, राइट? एग्जैक्टली। और दिमाग को ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी। उसके पास नैतिकता का कोई पैमाना नहीं है। वो बस रास्ता देखता है। हाँ, वो सिर्फ एफिशिएंसी यानी दक्षता देखता है। वो हमेशा उस रास्ते को चुनता है जहां सिग्नल
सबसे कम ऊर्जा खर्च करके पहुंच सके। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा विकासवादी कारण है। हमारा जो दिमाग है वो शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन यह शरीर की कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा सोख लेता है। 2% वजन और 20% ऊर्जा की खपत, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए दिमाग हमेशा एक कंजूस की तरह काम करता है। वो हर हाल में ऊर्जा बचाना चाहता है। कोई भी नया विचार सोचने या नई आदत बनाने में बहुत अधिक ग्लूकोज और ऑक्सीजन खर्च होता है। अच्छा, तो दिमाग नहीं चाहता कि उसकी ये कीमती ऊर्जा खर्च हो। बिल्कुल, इसलिए वो मेंटल शॉर्टकट अपनाता है और हमें वापस उसी पुरानी कम ऊर्जा वाली आदत की ओर धकेलता है। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग कोई आलसी मुनीम हो जो किसी कंपनी की तिजोरी पर बैठा है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मतलब उससे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कंपनी का विकास हो रहा है या नहीं, या कोई बुरी लत स्वास्थ्य को खराब कर रही है। उसे बस अपने बही खाते में ऊर्जा का खर्च कम दिखाना है। सही कहा। इसीलिए जब हम जिम जाने का या मीठा ना खाने का फैसला करते हैं तो ये आलसी मुनीम अंदर से अलार्म बजाने लगता है कि वापस जाओ, पुराने और सस्ते रास्ते पर चलो। एकदम सही। और ये मुनीम असल में आदि मानव के समय सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि तब भोजन आसानी से नहीं मिलता था, ऊर्जा बचानी पड़ती थी। लेकिन आधुनिक दुनिया में यही चीज हमारी तरक्की को रोक देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अपने ही अंदर बैठे इस मुनीम को हम चकमा कैसे दें? इस बायोलॉजिकल प्रतिरोध को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए हमें डीकंस्ट्रक्शन के चरण में उतरना होगा। मतलब कुछ भी नया बनाने से पहले मौजूदा वायरिंग को समझना होगा। यहाँ मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट आता है। मेटाकॉग्निशन, इसका सीधा मतलब है अपने ही विचारों के बारे में सोचना, राइट? हाँ, अपने विचारों का निरीक्षण करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही हो। कोई भी मैकेनिक उस दौड़ती हुई कार का ट्रांसमिशन तो ठीक नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं। अगर इंजन में बदलाव करना है तो सबसे पहले गाड़ी को किनारे लगाकर रोकना होगा, फिर बोनट खोलकर अंदर देखना होगा। और दिमाग का बोनट खोलने की इसी प्रक्रिया को न्यूरल ऑडिट कहते हैं। किसी भी बदलाव को शुरू करने से पहले 72 घंटों तक सिर्फ अपने माइक्रो ट्रिगर्स को ट्रैक करना होता है। मतलब 3 दिन तक सिर्फ मॉनिटर करना है? हाँ, और वो भी बिना किसी जजमेंट के। बस ये देखना है कि दिमाग किस स्थिति में कैसे रिएक्ट करता है। जैसे सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या वो कोई डराने वाली टू डू लिस्ट है जो कोर्टिसोल बढ़ा देती है? एग्जैक्टली। या किसी के ट्रैफिक में आगे निकल जाने पर अंदर की आवाज कैसी होती है? गलती करने पर हम खुद से क्या कहते हैं? और वो जो एक डूमनूक होता है, जैसे एक छोटा सा विचार आया कि ईमेल का जवाब नहीं दिया, और 5 मिनट के अंदर ही दिमाग ने पूरी कहानी बना दी कि नौकरी चली जाएगी और सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वही डूम लूप। इस लूप को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब इसे पकड़ लिया जाता है तो अगली तकनीक काम आती है, रीलेबलिंग। रीलेबलिंग, ये कैसे काम करता है? ये न्यूरोलिंग्विस्टिक रीवायरिंग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसमें हम अपनी पहचान को यानी आइडेंटिटी को अवलोकन में बदलते हैं। उदाहरण के लिए एक पुरानी वायरिंग वाला इंसान हमेशा यही सोचेगा या कहेगा, मैं एक बहुत ही चिंतित व्यक्ति हूँ। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही कहते हैं। लेकिन ऐसा कहने से वो चिंता उसकी पहचान बन जाती है और वो न्यूरल सर्किट और भी पक्का हो जाता है। तो इस स्थिति में नई वायरिंग कैसे बनाई जाती है? मतलब इसे बदले कैसे? नई वायरिंग में इसे कुछ इस तरह कहा जाता है, मैं इस वक्त चिंता की अनुभूति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, इस छोटे से भाषाई बदलाव पर गौर कीजिए। ये इंसान और उसकी भावना के बीच एक बायोलॉजिकल दूरी बना देता है। इंसान वो भावना नहीं है, वो तो बस उसे महसूस कर रहा है, जैसे आसमान में कोई बादल गुजर रहा हो। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब हम खुद को उस भावना से अलग कर रहे हैं। बिल्कुल। जब ये दूरी बनती है तब जाकर उस पुराने रास्ते को तोड़ने और नया रास्ता बनाने का मौका मिलता है। तो एक बार जब हमने पुराने रास्ते को पहचान लिया, उससे दूरी बना ली, तब शुरू होता है निर्माण का असली काम, यानी फेज 2। हाँ, निर्माण। और दिमाग को नया रूप देने के लिए 3 अलग-अलग प्रणालियों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक, विद्युत और संरचनात्मक, यानी केमिकल, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चरल। चलिए, सबसे पहले केमिकल सिस्टम को डिकोड करते हैं। इसमें डोपामाइन हुकिंग की बात आती है।
हम अक्सर डोपामिन को खुशी का रसायन मानते हैं ना? और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच में? हाँ, न्यूरोसाइंस के अनुसार डोपामाइन खुशी का नहीं बल्कि प्रत्याशा या एंटिसिपेशन का रसायन है। मतलब जब हमें कुछ मिलने की उम्मीद होती है। एकदम सही। जब कुछ हासिल करने की उम्मीद होती है तब ये रिलीज होता है। तो अगर कोई पुरानी बुरी आदत छोड़ी जा रही है और बहुत संघर्ष हो रहा है तो डोपामाइन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता वो है। कैसे कर सकते हैं? जब किसी मुश्किल काम को करते हुए दिमाग में ये विचार लाया जाए कि मुझे इस संघर्ष की चुनौती पसंद है, तो असल में डोपामाइन उस मेहनत के साथ हुक हो जाता है। अरे वाह! दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि ये जो दर्द और संघर्ष है ना, यही असली इनाम है। जब दिमाग मेहनत के दौरान डोपामाइन रिलीज करता है तो वो उस नई वायरिंग को बार बार इस्तेमाल करना चाहता है। यानी मेहनत को ही अपना रिवॉर्ड बनाया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ केमिकल बदलने से बात तो नहीं बनेगी। मान लीजिए कि किसी को पैनिक अटैक आ रहा है या बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो उस वक्त कोई बैठकर डोपामिन को हुक करने के बारे में तो नहीं सोचेगा। उस सिग्नल को तुरंत रोकने के लिए कुछ चाहिए। और यहीं पर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम आता है, जिसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। पैटर्न इंटरप्ट। हाँ, जब वो पुराना कीचड़ भरा गुस्से या चिंता का रास्ता एक्टिवेट होने लगे तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बीच रास्ते में ही क्रैश करना होता है। मतलब सिग्नल को तोड़ना है। कैसे? इसके लिए ताली बजाना, अपनी जगह से अचानक कूदना या चेहरे पर एकदम ठंडा पानी मारना जैसे काम किए जाते हैं। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में उस पुराने हाईवे पर चल रहे सिग्नल को अचानक स्क्रैम्बल कर देता है, रोक देता है। इसी के साथ एक 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक भी बहुत कारगर मानी जाती है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये कैसे काम करती है? ये तकनीक सीधे हमारे अमिग्डाला यानी भावनात्मक केंद्र पर काम करती है। जब कोई इंसान पैनिक में होता है तो अमिग्डाला हावी हो जाता है। उसे शांत करने के लिए अपने आसपास देखकर 5 चीजें गिननी होती हैं जिन्हें देखा जा सके। बिल्कुल, 5 चीजें जिन्हें देखा जा सके, 4 चीजें जिन्हें छुआ जा सके, 3 आवाजें जो सुनी जा सकें, 2 चीजें जिन्हें सूंघा जा सके और 1 चीज जिसका स्वाद लिया जा सके। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? मतलब इससे होता क्या है? होता यह है कि जब जानबूझकर गिनती की जाती है और इंद्रियों पर ध्यान दिया जाता है तो दिमाग की ऊर्जा उस अमिग्डाला से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चली जाती है। यानी हमारे तार्किक केंद्र में, लॉजिक वाले हिस्से में। हाँ, इंसान भावनाओं के तूफान से निकलकर वापस लॉजिक की दुनिया में आ जाता है। कमाल है। तो केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब तीसरी प्रणाली आती है स्ट्रक्चरल अप्रोच, जिसमें विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। विजुअलाइजेशन सुनकर ना थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ख्याली पुलाव पकाने जैसी बातें याद आती हैं। मतलब क्या सच में सिर्फ बैठकर किसी नई आदत की कल्पना करने से दिमाग की भौतिक संरचना बदल सकती है? देखिए, ये शक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन न्यूरोसाइंस के पास इसके ठोस सबूत है। हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स है, जो देखने का काम करता है, वो इस बात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता कि कोई चीज असल में आंखों से देखी जा रही है या केवल उसकी गहरी कल्पना की जा रही है। मतलब दिमाग के लिए दोनों चीजें एक जैसी हैं? लगभग। अगर कल्पना बहुत स्पष्ट है तो दोनों ही स्थितियों में दिमाग के न्यूरॉन्स एक समान रूप से फायर करते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी होंगी। सिर्फ ख्यालों में सोचने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल शर्तें हैं। कल्पना में 4K रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब एकदम स्पष्ट डिटेल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें भावना का जुड़ाव होना चाहिए। भावना का जुड़ाव? हाँ, भावना वो गोंद है जो नए न्यूरल कनेक्शंस को स्थायी रूप से चिपकाती है। अगर कोई सिर्फ एक मशीन की तरह सोच रहा है कि वो सफल हो गया है तो कुछ नहीं होगा। उस सफलता की खुशी, उस शांति को अपने शरीर में महसूस करना होगा, तभी वो नया रास्ता पक्का होता है। समझ गया। तो अब तक हमने नई सड़क का नक्शा बना लिया है, लेकिन किसी भी असली निर्माण के लिए कच्चे माल की जरूरत तो होती ही है। और यहीं हमें बायोलॉजी की थोड़ी और गहराई में जाना होगा। बिल्कुल। बात आती है आणविक उर्वरक या मॉलिक्यूलर फर्टिलाइजर की, जिसे BDNF या ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। अगर हम अपने पुराने जंगल वाले उदाहरण को लें, तो यदि विचार सड़क बनाने का प्लान है, तो BDNF वो डामर और कंस्ट्रक्शन क्रू है जो असल में उस सड़क को बनाता है। बहुत सही तुलना की आपने। BDNF एक प्रकार का प्रोटीन है जो दिमाग के लिए एक चमत्कारिक खाद की तरह काम करता है। चमत्कारिक खाद? उसकी रक्षा करता है।
जब दिमाग में BDNF का स्तर हाई होता है तो दिमाग बहुत लचीला हो जाता है। वो नई चीजें सीखने के लिए एक स्पंज की तरह तैयार रहता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस कंस्ट्रक्शन क्रू को बुलाया कैसे जाए? BDNF को ट्रिगर करने के क्या तरीके हैं? इसके 3 बहुत ही शक्तिशाली जैविक तरीके हैं। पहला है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, या जिसे हम HIIT कहते हैं। मतलब बहुत तेज वर्कआउट? हाँ, केवल 20 मिनट का बहुत ही तीव्र व्यायाम शरीर में BDNF के स्तर को 300% तक बढ़ा सकता है। 300%? अरे वाह! इसका मतलब है कि वर्कआउट के तुरंत बाद का समय नई चीजें सीखने या अपनी आदतों पर काम करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा हैरान करने वाला है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी रुक रुक कर उपवास करना। आम धारणा तो ये है कि दिमाग को हमेशा ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। हाँ, लेकिन साइंस बताता है कि भूख असल में दिमाग को तेज करती है। अगर हम विकासवादी इतिहास को देखें तो ये पूरी तरह तार्किक है। वो कैसे? जब आदि मानव जंगलों में शिकार करते थे तो भूख का मतलब था कि भोजन खोजने के लिए अत्यधिक चौकन्ना होना पड़ेगा। फोकस बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। उपवास शरीर में एक हल्का तनाव पैदा करता है जो न्यूरल लचीलेपन को मजबूत करता है और BDNF को बढ़ाता है। सही बात है। और तीसरा तरीका है गहरी नींद, जिसमें एक टर्म आता है ग्लिम्फेटिक रिंस। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जब हम दिन भर काम करते हैं तो हमारे दिमाग के सेल्स में कुछ प्रोटीन और मेटाबॉलिक कचरा जमा हो जाता है। कचरा? हाँ, और जब इंसान REM स्लीप या बहुत गहरी नींद में होता है तो दिमाग के सेल्स असल में थोड़े सिकुड़ जाते हैं। अच्छा। इससे ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अंदर जाने की जगह मिलती है और वो एक लहर की तरह इस सारे जहरीले कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। इसी को ग्लिम्फेटिक रिंस कहते हैं। जी। यानी अगर नींद से समझौता किया जा रहा है तो दिन भर चाहे कितनी भी अच्छी आदतें डालने की कोशिश कर ली जाए, वो नई वायरिंग एक जहरीले कीचड़ के ऊपर बन रही है। एग्जैक्टली। ये सब देखकर समझ आता है कि हमारी बायोलॉजिकल आदतें हमारी मानसिक क्षमता को कितना गहराई से कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब जानने के बाद भी बदलाव के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार आती है। कौन सी दीवार? वो हिस्सा जो इस बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध करता है, हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया, ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट के अंदर है ना? हाँ, होता ये है कि हमारा तार्किक दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए बार बार किए जाने वाले कामों का एक पैकेज बनाता है और उसे बेसल गैंग्लिया को सौंप देता है। और फिर एक हैबिट लूप बन जाता है। सही कहा। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। जैसे फोन की स्क्रीन लाइट जली तो डोपामीन की उम्मीद हुई, हमने फोन उठाया और स्क्रॉल करके अच्छा लगा। बिल्कुल। और जब इस लूप को तोड़ने की कोशिश होती है तो उस घटना का जन्म होता है जिसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहा जाता है। एक्सटिंक्शन बर्स्ट? हाँ, ये बदलाव के सफर का सबसे खतरनाक मोड़ है। ये एक्सटिंक्शन बर्स्ट आखिर है क्या? मतलब ये कैसे काम करता है? जब कोई पुरानी आदत छोड़ी जाती है तो शुरुआती कुछ दिन तो मोटिवेशन के सहारे निकल जाते हैं। हाँ। लेकिन लगभग 30 से 40 दिन के बीच दिमाग को एहसास होता है कि उसके डोपामाइन के पुराने रास्ते को परमानेंटली बंद किया जा रहा है। तो वो घबरा जाता है? हाँ, उसे लगता है कि कोई खतरा है और वो एक भयंकर विद्रोह करता है। इसे हम एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा रोज दुकान पर जाके चॉकलेट के लिए रोता है और उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट दे दी जाती है। एक दिन तय होता है कि अब उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी। बच्चा रोता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद वो अचानक जमीन पर लौट जाता है, चीखता है और अपना सबसे बड़ा नखरा या टेंट्रम दिखाता है। हाँ। वो सोचता है कि शायद मैं जोर से नहीं रो रहा हूं इसलिए मुझे चॉकलेट नहीं मिल रही। यही दिमाग का एक्सटिंक्शन बर्स्ट है। ये एकदम सही एनालॉजी है। दिमाग उस पुराने रास्ते को भूखा मरते हुए देखकर सच में घबरा जाता है। वो एक आखिरी पूरी ताकत वाला सिग्नल भेजता है कि पुरानी आदत पर वापस लौट चलो। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसी 30वें या 40वें दिन हार मान लेते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि उनकी विल पावर कमजोर है या वो बदल नहीं सकते। जबकि असल में ये एक्सटिंक्शन बर्स्ट इस बात का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल सबूत है कि वो पुराना रास्ता आखिरकार टूट रहा है, वो मर रहा है। मतलब ये विफलता नहीं है बल्कि सफलता का सिग्नल है। बिल्कुल। और इसी तूफान को पार करने के लिए इस मैनुअल में 90 दिन का प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है। तो इस प्रोटोकॉल को समझते हैं।
इसका पहला चरण है दिन 1 से 30 तक। इस महीने में लक्ष्य इंटेंसिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा हथियार है चॉइस आर्किटेक्चर, मतलब आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन करना कि सही काम करना सबसे आसान हो और गलत काम करना सबसे मुश्किल। क्योंकि विल पावर तो खत्म हो ही जाती है। बिल्कुल। इसलिए अगर फोन की लत छोड़नी है तो फोन को दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। दिमाग उन चीजों से लड़ ही नहीं सकता जो उसकी पहुंच से बाहर हों। सही बात है। फिर दूसरा चरण आता है दिन 31 से 60 तक। इसमें क्या होता है? यहाँ पहचान बदलने पर काम होता है। इसमें सोशल मिरर न्यूरॉन्स का उपयोग किया जाता है। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जब हम उन लोगों को देखते हैं जो वो काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स असल में उसी तरह फायर करते हैं जैसे हम खुद वो काम कर रहे हो। अरे वाह, मतलब संगति का बायोलॉजिकल असर होता है। एग्जैक्टली। सही संगति दिमाग को फिजिकली बदलती है। और फिर आता है अंतिम चरण दिन 61 से 90। इस समय तक एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल बदलाव होता है। उन नए तंत्रिका रास्तों के चारों ओर माइलिन शीथ नाम की एक फैटी परत मोटी होने लगती है। ये माइलिन शीथ बिल्कुल वैसी है जैसे किसी बिजली के तार के ऊपर रबर की कोटिंग या इंसुलेशन होता है, ताकि करंट बाहर ना फैले और बिना किसी रुकावट के सीधा अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचे। हाँ। जब ये कोटिंग मोटी हो जाती है तो विचार और नई आदतें बहुत तेज और हार्डवायर्ड हो जाती हैं। फिर उस काम को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। तो इस पूरी 90 दिन की प्रक्रिया का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि जब मस्तिष्क का आर्किटेक्चर बदलता है तो केवल आदतें नहीं बदलती, वास्तविकता को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति का दिमाग कृतज्ञता के लिए वायर्ड हो चुका है, वो हर समस्या में एक अवसर ढूंढ लेता है, और जिसका दिमाग डर के लिए वायर्ड है, उसे सबसे सुरक्षित जगह पर भी केवल खतरे नजर आते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, दुनिया वैसी है जैसा हमारा दिमाग उसे देखने के लिए वायर्ड है। और यहीं से सॉवरन माइंड का दर्शन पैदा होता है। कोई भी व्यक्ति अपने जेनेटिक्स या अपने अतीत का बंदी नहीं है। सही कहा। जब इन साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी अपनी बायोलॉजी के लाचार यात्री से उठकर उसका आर्किटेक्ट बन सकता है। बिल्कुल। आज हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की कार्यप्रणाली से लेकर ऊर्जा बचाने वाले आलसी मुनीम तक, BDNF के कंस्ट्रक्शन क्रू से लेकर एक्सटिंक्शन बर्स्ट के तूफान तक बहुत कुछ गहराई से समझा। हाँ, और यह हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि इंसान हर पल एक बायोलॉजिकल वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन देखिए, ये सारा ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा ना जाए। एकदम सही बात है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सबको सोचना चाहिए। अगर हर एक छोटा विचार, हर एक रिएक्शन हमारे मस्तिष्क के भौतिक आकार को गढ़ रहा है, तो जरा सोचिए, आज पूरे दिन में बिना सोचे समझे जो कंटेंट फोन पर कंज्यूम किया जा रहा है, वो दिमाग के उस घने जंगल में अनजाने में कौन सा हाईवे बना रहा है? क्या वो एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई भी कल चलना चाहेगा? इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।